कर लो सर रिकॉर्ड, है ना जी। और वो सब लोगों को बाद में मिल भी जाएगी। तो मैं बात कर रहा था सर, हमारी जो शिक्षा दीक्षा थी मेरी भी अपनी, उसके आधार पे मैं काम कर रहा था, मैं सोचता था, मेरे नजरिया थे। लेकिन जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सेफसॉफ्ट में आया, तो यहाँ आने के बाद ट्रिपल एस की इस एजुकेशन को लेने के बाद और इस एजुकेशन का अपने सारे ग्रेट महागुरु जी लोगों के ऊपर प्रभाव देखने के बाद कि क्या इनके ऊपर प्रभाव पड़ा है इस एजुकेशन, उनके व्यवहार, उनके तौर तरीके, उनके अचीवमेंट, उनके हाव भाव, ये प्रभाव इस एजुकेशन का मैंने कृष्णपाल महागुरु जी के ऊपर देखा था, मैंने जसवीर महागुरु जी के ऊपर देखा था, मैंने ग्रेट महागुरु सुरजीत सर के ऊपर देखा था। तो उनके ऊपर जब मैंने इसके प्रभाव को देखा, कुछ कुछ मेरे इसका प्रभाव समझ में आया। फिर मैंने एक बात मान ली कि यार ये चीज है तो प्रभावशाली, और ये जो बातें अब मैं आपसे करूंगा वो भी उसी का हिस्सा है। तो ये चीजें काम तो करती है ऐसा मुझे लगा, लेकिन उससे भी ज्यादा विश्वास हमारा तब बनता है जब वो चीजें हमारे ऊपर भी काम करती हैं। तो मैंने फिर जब इसमें जीरो से शुरुआत करी, मैंने एक ही बात ठान ली, मैं बिल्कुल बार बार बोल भी चुका हूँ आप सब लोगों से, दोबारा इस बात को बोलता हूँ कि मुझे एक बात लगती थी इस बिजनेस में कि यार कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, क्योंकि हर व्यक्ति बोलता था, बोले इसमें कामयाब नहीं हो गए, कामयाब नहीं हो गए। तो हमें ये लगता था कि यार पैसे वैसे तो चलो माना कि नहीं लगे, जो पैसे दिए थे सामान आ गया, लेकिन एक मान सम्मान इज्जत तो हमारी लग गई, क्योंकि हम सफल होकर दिखाएंगे और फिर एक व्यक्ति बोल रहा है कि तुम तो नहीं हो गए, तो नहीं हो गए तो वो व्यक्ति सही साबित हो गया, हम गलत। तो मुझे लगता था, तो मैंने फिर एक विचार करा कि यार जब इसको मानना ही है, इस काम को मुझसे बोला जा रहा था आप 3 साल के लिए समर्पण कर दो, 3 साल। तो मैंने सोचा यार जब 3 साल करना ही है तो आधा अधूरे करने से क्या फायदा है, पूरा समर्पण कर देते, पूरा दम लगा देते, और मैंने कर दिया। तो जब मैंने कर दिया पूरा समर्पण, सारी चीज मैंने कहा ठीक है अब सारी बातों को मानूंगा, जो मेरे समझ में आ रही उनको भी, जो मेरे समझ में नहीं आ रही आज की डेट में उनको भी मैं मानूंगा। तो मैंने करना, तो फिर मैंने देखा कि इन चीजों ने मेरे ऊपर भी प्रभाव डाला, मेरे ऊपर भी सकारात्मक प्रभाव डाला। आज मैं देखता हूँ इस बिजनेस को, मैं समय बिता चुका लगभग 2.5-3 साल का इस बिजनेस में, तो मैं देखता हूँ इन सारी चीजों ने मेरे ऊपर भी प्रभाव वही डाला है जो मैंने गुरुजी लोगों के ऊपर देखा था। मेरे व्यवहार में, मेरे तौर तरीकों में, मेरे अचीवमेंट और मेरी आमदनी में फर्क पड़ा है, वही फर्क जो बताया गया था। तो अब जब इतनी, और अगर इस बात को थोड़ा, आज तो समय का अभाव है, बीच बीच में मैं बताऊंगा एक दो एग्जांपल से कि कब कब इन चीजों को मैंने फॉलो करा, लेकिन जैसे पर्सनल लेवल पे आप मेरे टच में रहते हो, ज्यादातर लोगों को पता है कि कब कब इन सिद्धांतों ने मेरे जीवन में एकदम से परिवर्तन डाला है। कुछ मैं आपके साथ में बात करूंगा आज इस बिजनेस को लेकर, जो हम डिस्कशन करेंगे उसमें उन्हीं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने इस बिजनेस में इतनी बड़ी सफलता दिलाने में मेरे ऊपर भी काम करा है, और मेरे जैसे और अनेक लोगों को, बहुत सारे लोग डायमंड, मरकरी, क्राउन बने हैं। और मैं खाली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, ये जो ओवरऑल बुक लिखी गई है लक्ष्य, ये खाली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ध्यान में रख के नहीं लिखी गई, ये जीवन को ध्यान में रख के लिखी गई है और बेस्ट सेलिंग बुक रही है। तो इसके आधार पर मैं कुछ बिंदुओं पर आप लोगों से बात करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूँ। आपने, कुछ लोगों ने ये बुक पढ़ी भी होगी निश्चित रूप से, लेकिन पढ़ना अपनी जगह है, डिस्कशन का उसका अपनी जगह है। आप एक एग्जांपल से माने, अगर खाली बुक पढ़ने से सब कुछ हो जाया करता तो कॉलेज में फिर प्रोफेसर रखने की जरूरत नहीं थी, इतने महंगे महंगी सैलरी उनकी होती है। तो डिस्कशन का अपना रोल है, बुक पढ़ने का अपना रोल है, दोनों चीजें एक दूसरे का पूरक नहीं है। अगर खाली प्रोफेसर ही करा देते तो फिर बुक की जरूरत नहीं थी। तो बुक की भी जरूरत है, पढ़ने की भी जरूरत है, और डिस्कशन की भी जरूरत है। तो अभी हम लोग डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। एक और मेरा निवेदन है, मीटिंग हम 2 बार कनेक्ट करेंगे आज, और समय खराब करेंगे नहीं। जिस तरह आप अब 1 मिनट के अंदर अंदर 100 फुल हो गए हैं, तब भी आप 1 मिनट के अंदर अंदर अगर फुल कर देते हैं तो दूसरे मिनट हमारी यही बातचीत, महत्वपूर्ण बातचीत शुरू हो जाएगी। 2 बार कनेक्ट करेंगे और जितना कंटेंट हो जाएगा उतने में हम कंप्लीट करेंगे। मैं इस बुक में लिखा है, लक्ष्य बुक के बारे में मैं बता चुका हूँ, आप सारे लोग जानते हैं। ये वास्तव में बहुत दमदार अपने आप में बुक है, और हमारे जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे पहलुओं को इसने छुआ है। और बिजनेस में तो सीधे तौर पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो यूज में आती हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, शुरुआत करते हैं, अपनी संभावनाओं का ताला खोलें। इसका पहला अध्याय ये है, अपनी संभावनाओं का ताला खोलें। इसका मतलब संभावनाएं हम में है, उसका ताला खोलने की बात करी जा रही है। इसमें लिखा गया है, आप में इतनी ज्यादा नैसर्गिक संभावनाएं हैं, प्रकृति द्वारा दी गई, हमारे अंदर इतनी सारी संभावनाएं हैं,
उनका पूरा इस्तेमाल करने के लिए 100 बार जन्म लेना पड़ेगा। एक जन्म में तो उनका पूरा उपयोग हो नहीं सकता, और 2 में भी नहीं हो सकता, 100 में होगा। इतनी नैसर्गिक क्षमता हमारे अंदर है। पहली तो लाइन देखो ये कितनी महत्वपूर्ण लिखी, और ये सबके अंदर है। ये बात आगे इसमें बहुत बार कही गई है। आगे लिखा हुआ है, जिसके बारे में आप ज्यादातर वक्त सोचते हो वही आप बन जाते हो। इस हिसाब से हमें मनचाही चीजों के बारे में सोचना चाहिए, और ज्यादातर लोग अनचाही चीजों के बारे में सोचते हैं। आप देखना, जो हम नहीं करना चाहते हैं उसमें बहुत फोकस करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो हम, लेकिन ऐसा बताया गया है कि मनचाही चीजों के बारे में हमें करना चाहिए। इसमें साथियों बताता हूं कि मनचाही चीजों के बारे में सोचने के लिए बोला गया। ये तय है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते हैं लगातार। एक दिन में नहीं होता, लेकिन सालों साल में हो जाता है। स्पष्ट लक्ष्यों के बिना जीना घने कोहरे में कार चलाने के जैसा है। अच्छा, फिर लक्ष्य नहीं हो तो फिर तो कुछ भी सोचता रहता है आदमी। ये बात भी कही गई है। जैसे हम कोहरे में कार चलाते हैं, कुछ भी हो सकता है कभी भी। बिना लक्ष्यों के जीना इस तरह है। आगे कहा गया है, आप में भी लक्ष्य हासिल करने की वही योग्यता है जो एक पत्रवाहक कबूतर में होती है। आपने नहीं सुना, एक कबूतर होता है, उसको लक्ष्य एक बार समझा दो, वो मतलब वो अपने आप सेट, उसके दिमाग में एक ऐसी क्षमता होती है, वो उस तय जगह पे खुद लौट आता है, खुद चला जाता है। तो वो क्षमता इंसान के अंदर भी है। अगर लक्ष्य तय हो जाए तो उनसे के जाने के रास्ते के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है, पहुंच तो जाएंगे। ये नैसर्गिक क्षमता है, प्रकृति द्वारा दी गई क्षमता है हमारे अंदर। जैसे पत्रवाहक कबूतर के अंदर क्षमता है जगह को पहचान लेने की। आगे बताया गया है, फिर जब इतना महत्वपूर्ण है तो लोग लक्ष्य तय क्यों नहीं करते। ये बात इन्होंने बताई है। कारण बताया है, लोग लक्ष्य इसलिए तय नहीं करते कि पहली तो बात, लोग इसको महत्वपूर्ण नहीं मानते। दूसरी, वो लगता ही नहीं उन्हें कि इतनी महत्वपूर्ण बात होगी। हम और आप अब भी बात कर रहे हैं, अब भी आप देखना, कुछ लोगों को रहता है डाउट, यार क्या फायदा क्या होगा लिखने से। मैं बोलता हूँ भाई साहब, ये बिना खर्चे का काम है, तो बिना खर्चे का तो काम कर लेना चाहिए कि नहीं। ये है बात, आप समझो, तो बना लेनी चाहिए। लेकिन लोगों को लगता है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है तो नहीं बनाते। दूसरा कारण, असफलता का डर। बना तो लूं, लेकिन नहीं पा पाया तो, इनको पा नहीं सका मैं तो। अस्वीकृति का डर, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अच्छा तेरे सपने हैं, तू सपने, इतने बड़े सपने देखता है, तेने लक्ष्य बना रखे, तो लोग हमें अस्वीकार नहीं करते लोग, मतलब समाज से अस्वीकृति का डर हमें लक्ष्य नहीं बनाने देता। ये 3 कारण इन्होंने मोटे तौर पे बताए हैं। आगे बताया है ज्वलंत इच्छा। ज्वलंत इच्छा के बारे में इन्होंने बताया है, ज्वलंत इच्छा भी हमारे अंदर होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर। इसके बिना भी सफलता मिलती नहीं। ये अगला पॉइंट लिखा है। आगे बताया है, सफलता जो है ये कैफेटेरिया मॉडल पे काम करती है। कैफेटेरिया होता है जिसमें हम जाके रिफ्रेशमेंट लेते हैं, नाश्ता वगैरह। तो 2 तरह के होते हैं। एक तो ऐसा रेस्टोरेंट होता है जिसमें हम जाते हैं, पहले खाते हैं और बाद में पैसे देके निकल लेते हैं। कैफेटेरिया में क्या होता है, वहां पहले जाते हैं, पैसे पहले देते हैं, टोकन मिल जाता है और फिर खाते हैं। तो सफलता जो है वो कैफेटेरिया मॉडल पे चलती है। आप इस बात को समझे सब लोग। मतलब क्या है, पहले पे करना पड़ेगा, पहले देना पड़ेगा और बाद में मिलेगी। उसकी कीमत जो चुकानी है सफलता की, वो पहले चुकानी पड़ती है। सफलता ऐसे नहीं मिलती कि पहले दिलवा दो और बाद में चुकाएंगे। ये बात इसमें बहुत अच्छे ढंग से समझाई गई है। आगे बताया गया है, हमारा जो फोकस होता है वो लेजर की तरह होना चाहिए। लेजर लाइट नहीं होती, लेजर, वो बिल्कुल हार्ड होती है, तेजी से कितनी भी दूर तक वो चलती है। तो लेजर जैसा हमारा फोकस भी होना चाहिए कामों पर, लक्ष्य पर। ये बात इसके पहले अध्याय में ये सारी बातें बताई गई हैं, आपने निश्चित रूप से नोट करी होगी। दूसरे अध्याय में बताया गया है, अपनी जिंदगी की बागडोर थामे। ये बताया गया है कैसे। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप इसको देखो समझना, हम कई चीजें समझेंगे बहुत अच्छी। एक इसमें बताया गया है, मैं अपनी जिंदगी के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं तो मुझे ही बदलना पड़ेगा। हर चीज मुझ पर ही निर्भर करती है। ये वाली भावना लानी पड़ेगी। सफलता का ये हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से यही सिद्धांत। क्या, मैं जिम्मेदारी लेता हूं,
अपनी जिंदगी की बात। और ज्यादातर लोगों को आप देखोगे कि वो दूसरों की तरफ उछालते रहते हैं, बोले मेरी गलत जिंदगी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है परिस्थितियां, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ये आत्मगुप्ता वाली बात हो सकती है, लेकिन ये सच्चाई नहीं हो सकती। ये इसमें लिखा है। आगे लिखा गया है, नकारात्मक भावनाएं हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। क्या है वो नकारात्मक भावनाएं? डर, आत्म करुणा, खुद पे तरस आना, है ना, ईर्ष्या, कुढ़न, कुढ़ता रहता है आदमी, हीनता, हीन भावना, ये हमारी बहुत बड़े शत्रु हैं। ये आती कहां से है? क्या कारण है इन नकारात्मकता का, आप उसे समझे। ये इसके जो कारण है वो ये है, जब और जो अगर हम इनको छोड़ दें तो फिर ये नहीं होती। ये दोनों चीजें इसी तरह लिखी गई हैं कि ये इनके कारण है, और अगर इनको छोड़ दें तो हमने नकारात्मक भावनाओं को ही ऐसे छोड़ दिया है, समझो। खुद को साबित करने में लगे रहते हैं लोग, ये कारण है, खुद को सही साबित करने में, मैं सही साबित हूं, और उसके चक्कर में तमाम ऊर्जा लगाएंगे, तमाम लोगों को गलत साबित करेंगे, तभी तो मैं सही साबित होऊंगा। तो उससे नकारात्मक भावनाएं पैदा होती है, इसको छोड़ देना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा है। आगे लिखा है, बुद्धि संगत बहाने बनाना छोड़ दें। हम जब फेलियर या कोई असफलता या कुछ रुकावट आती है, हम उसके लिए बहाने बनाने शुरू कर देते हैं, अपनी बुद्धि लगा देते हैं उसमें पूरी, और उससे भी हमारे अंदर नकारात्मक भावनाएं बनती है, उसको भी छोड़ दें। दूसरों की राय से ऊपर उठ जाएं। दूसरों की राय भी हमारे अंदर नकारात्मक भावनाएं ला देती है। दूसरों की राय कैसे? कि जैसे लोग बोलते रहते हैं हमारे बारे में, बोले तू ये है, तू वो है। तो ये भी कहा, हर चीज में हम दो ही डर से करते रहते हैं, लोगों का सम्मान पाने के लिए या उस सम्मान को गंवाने के डर से। ये दूसरे लोग निर्धारित करते रहते हैं हमारी जिंदगी को। इस राय से बिल्कुल आप ऊपर उठ जाओ, कोई फर्क ही नहीं। ये लोग हमारे दिमाग में नकारात्मक बातें मिनटों में डाल के निकल जाते हैं, वो हमारे घर से ही हो जाता है काम। तो उनकी राय से ऊपर उठो आप, वो नहीं जानते हमारे बारे में। हम ईश्वर की श्रेष्ठ कृति है, लोगों की राय से ऊपर उठे। इसके बाद क्या है, दूसरों को दोष देना छोड़ दें। दूसरों को दोष देने से भी नकारात्मक भावनाएं हमारे अंदर आती है, और अगर इसको छोड़ देते हैं तो फिर भी ये नहीं होगा, मतलब ये करना पड़ेगा। नकारा इसको तो चौथे पॉइंट को तो ऐसा बताया है, नकारात्मकता के पूरे वृक्ष को अगर हम इस बात को छोड़ दें, दूसरों को दोष देना छोड़ दें, तो ऐसे समझो जैसे हमने इस वृक्ष के तने को काट दिया हो, और जब तना कट जाता है तो पत्तियां और फल फूल तो सब कट जाने हैं, सूख जाने। तो पूरे नकारात्मकता का पेड़ ढह जाएगा अगर हमने दूसरों पे दोषारोपण की अपनी भावना को छोड़ दिया। तो ये बताया गया है। साथियों, इन नकारात्मक भावनाओं का एक ही इलाज है, जिम्मेदारी। मैं ही जिम्मेदार हूं, इस बात से तत्काल सारी नकारात्मक भावनाएं खत्म हो जाती है। किसी कुछ भी आ रहा हो विचार, लास्ट में बोलो भाई मैं ही जिम्मेदार, मेरी वजह से हुआ है। आप देखना तुरंत सुकून मिलता है, जैसे वो डिस्प्रिन डालती है ना, दर्द का एकदम इंस्टेंट इलाज, इनो 6 सेकंड में काम करती है। आप ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना, कोई भी नुकसान हो जाए, और उसमें फिर अपनी भूमिका के प्रति देखना, और फिर मानना कि कहीं ना कहीं मेरी वजह से हुआ है। और जहां आपने ये शब्द बोला, देख लेना कितना गुस्सा, कितनी कुढ़न कम हो जाती है तुरंत। नकारात्मक भावनाओं का पेड़ कट के गिर जाता है, मैं ही जिम्मेदार हूं। ये बात बताई गई है। अगला पॉइंट इसमें बताया है, इसके बाद अपनी भावनाओं को काबू में रखें। लोग क्या है, बहुत जल्दी खुश, बहुत जल्दी नाराज, बहुत जल्दी निराश, है ना। तो वो काबू में रखनी चाहिए। सफलता के लिए भावनाओं को काबू में रखने के महत्व को बताया गया है। आगे बताया गया है, टॉपिक इसमें था हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट। मतलब क्या है, मालिक वाला नजरिया रखो। मैं हनी सर को देखता हूँ, ये आज ये फैक्ट्री चलाते हैं, तो ये बता रहे थे एक बार कि दीपावली पे जब लोगों को वेतन बांटा कर्मचारियों को, तो अपने घर में बचे 500 रुपए, जब 300 रुपए, और तब भी खुश हो रहे हैं कि यार कोई बात नहीं, चलो सबकी पूर्ति तो पड़ गई। लेकिन ये नौकर का नजरिया नहीं हो सकता, ये मालिक का ही नजरिया हो सकता है। नौकर तो लड़ जाता, मर जाता, बोलो इसी के लिए तो काम कर रहे थे, त्योहार पे पैसे नहीं बचे। लेकिन अगर हम खुद के लिए जिम्मेदार मान लेना, खुद को, सारी बातों को, तो फिर हम ही जिम्मेदार है। मतलब हम अपने संस्थान के प्रेसिडेंट हैं हर जगह।
अगर हम उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उस स्कूल का प्रेसिडेंट खुद को मान लो। हर चीज का जिम्मेदार मैं, घर का जिम्मेदार मैं, अपने कारोबार का जिम्मेदार मैं, अपनी गाड़ी का जिम्मेदार मैं, अपनी खेती का जिम्मेदार मैं ही हूँ प्रेसिडेंट, नौकर नहीं हूँ। नौकरी वाली भावना से बाहर निकल जाओ, बहुत सारी समस्या वहीं कम हो जाएगी, सफलता आनी शुरू हो जाएगी, जिम्मेदारी का भाव आना शुरू हो जाएगा। आगे बताया है आपके नियंत्रण का बटन। देखो बहुत काम की चीज है ये। कई बार हमारे नियंत्रण का बटन आंतरिक भी होता है, बाहरी भी होता है। कुछ का आंतरिक होता है, कुछ का बाहरी होता है। आंतरिक बटन किन का होता है, आप उसे समझो। आंतरिक बटन उनका होता है जो ये सोचते हैं कि मैं अपनी तकदीर का खुद मालिक हूं, उनके अंदर आंतरिक बटन होता है इसका। और एक व्यक्ति ऐसा होता है, उसको ऐसा लगता रहता है हर चीज के लिए दूसरे लोग जिम्मेदार है, सफलता के लिए भी और ही जिम्मेदार है, असफलता के लिए भी और जिम्मेदार है। उनका ये आंतरिक बटन बाहरी होता है। और सफलता के लिए आंतरिक बटन होना जरूरी है, इसमें बहुत डिटेल में लिखा गया है इस बुक में। अगर दूसरों के अधीन रह गए आप लोग, तो लोग तो आपके बटन को दबाते ही रहेंगे। उस बटन को अपने अंदर ले आओ, हम तय करेंगे, ये बताया गया है। इसके अलावा एक स्वर्णिम त्रिकोण बताया गया है, त्रिभुज, उसका बहुत बड़ा रोल है। इसमें बताया गया है जिम्मेदारी, नियंत्रण और खुशी। आप एक त्रिभुज बना सकते हैं और उसके तीनों छोर पे ऐसे वर्ड लिख सकते हैं, जिम्मेदारी, नियंत्रण और तीसरे छोर पे खुशी। और ये तीनों चीजें एक दूसरे से मतलब इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। जिम्मेदारी रखोगे, अपना नियंत्रण खुद में रखोगे तो खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी तो और ज्यादा जिम्मेदारी रखी जाएगी, और ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी तो नियंत्रण का बटन फिर और अपने अंदर रहेगा, फिर और ज्यादा खुशी मिलेगी। तो ये सारी चीजें त्रिकोण में चलती रहेंगी, आप ये चीज आप समझे। आगे बताया गया है सब कुछ आपके हाथ में है। आपके आदर्श भविष्य का निर्माण भी आपके हाथ में है और ना निर्माण भी आपके हाथ में है। बिल्कुल आपके हाथ में है, कोई इस चीज को माने या ना माने, हर चीज हमारे हाथ में है, ये इसमें स्पष्ट लिखा है। आगे लिखा गया है तीसरे अध्याय में, अपने भविष्य का निर्माण करें। लीडर भविष्य के बारे में सोचते हैं। लीडर जो होगा वो भविष्य के बारे में सोचेगा हमेशा। लीडर, और जो लीडर नहीं होते वे कुछ भी सोच सकते हैं, उनके सोचने पे कोई पाबंदी नहीं। लेकिन जो लीडर होता है वो क्या सोचता है, अपने भविष्य के बारे में। भविष्य की दिशाबद्ध, इसे बोलते हैं भविष्य दिशाबद्धता। एक ये विशेषता है हमारे अंदर, ये लीडर में ही होती है, भविष्य दिशाबद्धता। आगे बताया गया है कल्पना करें कि कोई सीमा नहीं है। लीडर के लिए ये बताया गया है, उसके लिए कोई सीमा नहीं होती, वो कहीं तक भी सोच सकता है, कितना भी सकारात्मक सोच सकता है। होती तो सीमा किसी के लिए भी नहीं है, कोई नकारात्मक भी कितना ही सोच सकता है। लेकिन हम लीडर की बात कर रहे हैं तो लीडर अनलिमिटेड सकारात्मक अपने लक्ष्यों के बारे में, अपने जीवन के बारे में सोच सकता है, अपनी क्षमताओं के बारे में सोच सकता है। इसमें बताया गया है, एक शब्द यूज करा गया है, पीक परफॉर्मर। पीक परफॉर्मर शब्द उनके लिए यूज करा गया है जो चोटी की परफॉर्मेंस जिन्होंने दी है। अब इस दुनिया, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मान लो या किसी भी जीवन के क्षेत्र में आप मान लो, पीक परफॉर्मर में ऐसा कहा गया है कि पीक परफॉर्मर की लक्ष्य की कोई सीमा नहीं होती, वो आसमान की ऊंचाइयों तक सोचते हैं, कुछ भी सोचते हैं। कल्पना करें कि आपके पास लक्ष्य के लिए सारा समय, गुण व योग्यताएं मौजूद है। अब जब हम कुछ भी सोच सकते हैं, कितना ही सोच सकते हैं, तो हम ये भी तो सोच सकते हैं कि हमारे पास हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सारा समय भी है, गुण भी है और योग्यताएं भी है। ये सोचने की बात बोल रहा हूं मैं, इसमें हमें अपनी वो बुद्धि नहीं लगानी जो पहले से हमने सीख रखा, घिस रखा दिमाग को। मैं बोल रहा हूँ लीडर ऐसा सोचते हैं, तो हम लीडर की नकल भी करें तो भी कोई बुरा नहीं है, हमें भी यही सोचना पड़ेगा, है और है। अभी ये बात साबित भी हो जाएगी कि कैसे है। आगे बताया गया है अपने स्पष्ट लक्ष्य लिखें। स्पष्ट लक्ष्य लिखने के बारे में कितनी सारी बातें हमारी आपकी पहले भी हो चुकी हैं, तो मैं अब ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन आप इस बात को फिर समझो। अगर ये बात विजुअलाइजेशन बुक में भी लिखी है, ये बात नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर बुक में भी लिखी है, ये बात द सीक्रेट मूवी में भी है और बुक में भी लिखी है, और इसके अलावा जीत आपकी में भी लिखी है, और लगभग मुझे लगता है ये ज्यादातर बुक्स में लिखी है। जितने भी लोगों की आप सक्सेस स्टोरी पढ़ोगे, चाहे वो किसी भी युग में रहे हो, वो लोग ड्रीमर रहे हैं। इस बात पे वो भी एक राय है कि ड्रीम लिखने चाहिए, होने चाहिए, लिखने चाहिए, होने चाहिए। तो आप भी इस चीज को मान ही लें, हम लोग भी मान ही लें, तो बढ़िया ना रहे। तो ये मानना चाहिए अब।
और बिना लागत का है, मैं बार बार बोलता हूँ, एक डायरी चाहिए और एक पेन चाहिए, लिख डालो तो लिख लेना चाहिए। विजन बोर्ड बना लेना चाहिए, बहुत डिटेल में लिखा हुआ है इस बुक में। अगर मैं खाली ड्रीम ड्रीम पे बात करूं तो बस ड्रीम पे ही बात हो पाएगी, इतना लक्ष्य में लिखा हुआ है। मैं ज्यादा इस पे इसलिए बात नहीं कर रहा, इसमें हम अक्सर बात करते रहे हैं। आगे मैं बात कर रहा हूं अपने व्यक्तित्व और विजन, अपने व्यक्तित्व और अपनी मनचाही वस्तुओं के बारे में आप जितने ज्यादा स्पष्ट होंगे जिंदगी के क्षेत्र में, उतना ही ज्यादा हासिल करोगे, और वह भी बहुत तेजी से। ये लिखा है, तो आप इसको समझे। जरूरी है स्पष्ट कर देना, क्लियर कट लक्ष्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में, तभी कुछ पाया जा सकता है। आगे बताया गया है अपने जीवन के मूल्यों को स्पष्ट करें। देखो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जीवन मूल्य। जीवन मूल्य हमारे हर व्यक्ति के जीवन मूल्य अलग अलग होते हैं, हमें इनकी पहले तो पहचान करनी है, फिर इनका मूल्यांकन करना है कि हमें किस तरह से। तो वो ये चीज हमें देखो, तो आगे बताया गया है आपके आंतरिक जीवन मूल्य जितने भी ज्यादा स्पष्ट होंगे, उतने ही बाहरी कामों में भी वो उतने ही ज्यादा सटीक और असरदार होंगे। अब जीवन मूल्य क्या है, इसको आप और समझ लो। आप ये सोचो, एक एक्सरसाइज कर सकते हैं हम, कि 6 महीने हैं बस हमारे पास, जीवन अभी 6 महीने का बच रहा है, और 6 महीने मिले हैं, अब मुझे 6 महीने में क्या क्या करना है। अब वो सोचो, वो है हमारी प्राथमिकताएं, क्या क्या आदतें, क्या क्या चीजें करूंगा मैं, वो होते हैं हमारे सच्चे जीवन मूल्य। वो निकल के आते हैं उस समय, बिल्कुल हमारी टॉप परफॉर्मेंस निकल के आ जाएगी उस समय, जो एक्चुअल हम चाहते हैं वो निकल के आ जाएगा उस समय, वही हमारे जीवन मूल्य है। तो वो स्पष्ट होने चाहिए, तो उसके बारे में बताया गया है। अब ये बता दिया गया आपके आंतरिक जीवन मूल्य जितने भी ज्यादा स्पष्ट होंगे, आपके बाहरी काम भी उतने ही ज्यादा सटीक और असरदार होंगे। मैं सही बता रहा हूं, आज के इस डिस्कशन के बाद हम लोगों ने अगर इसको प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड से पूरा दोनों मीटिंग में अटेंड कर लिया, तो एक बात तो तय हो जाएगी, हम कभी दूसरे को दोष नहीं देंगे अपनी सफलता और असफलता के लिए, ये तय है आज के बाद। तो आप समझो आगे क्या है, व्यक्तित्व के 5 स्तर बताए गए हैं। पहला जीवन मूल्य बताया गया, आप समझ चुके जीवन मूल्य क्या होते हैं। दूसरा विश्वास बताया गया है, तीसरा अपेक्षा बताया गया है, चौथा नजरिया बताया गया है, और पांचवा आपके काम बताए गए हैं। तो अगर जीवन मूल्य होते हैं स्पष्ट हमारे, तो फिर हमारा विश्वास बढ़ता है, विश्वास बढ़ जाता है तो हमारी अपेक्षा फिर बढ़ जाती है कि हाँ सफलता हमें मिल ही जाएगी, और फिर हमारा नजरिया सकारात्मक होता चला जाता है, और हमारे कामों पे उसका असर दिखने लगता है, और काम फिर परिणाम देते हैं, फिर परिणाम आते हैं। जो व्यक्ति भीतर से सकारात्मक, आशावादी और लक्ष्य केंद्रित और भविष्य केंद्रित होता है, वह ज्यादातर मामलों में सुखी, सफल और समृद्ध जिंदगी का आनंद लेता है। दोबारा बोल रहा हूं, जो व्यक्ति अपने भीतर से सकारात्मक, आशावादी और लक्ष्य केंद्रित होगा और भविष्य केंद्रित होगा, वो ज्यादातर मामलों में सुखी, सफल और समृद्ध जिंदगी का आनंद लेता है। बाहरी उपलब्धि और आंतरिक जीवन मूल्यों में हमेशा तालमेल जरूरी होता है, वो होगा ही। बाहरी उपलब्धि उसी तरह की मिलेंगी जिस तरह के हमारे जीवन मूल्य होंगे। अगर हमारे जीवन मूल्य अव्यवस्थित है तो बाहरी उपलब्धि का सवाल ही। तो ये बड़ा अच्छा बताया है। आगे बताया गया है अंतर्बोध पर भरोसा करें, अंदरूनी धीमी आवाज को सुने। हमारे अंदर से आप कभी भी कुछ काम को करने जाना, एक अंतर्मन से आवाज आती है कि इस काम को करूं कि नहीं करूं, एक बार तो जरूर आती है। तो उसकी आवाज को जिन्होंने सुनने का अभ्यास कर लिया है, वो फिर सफलता की चीजें करते हैं। आगे बताया गया है ईश्वर हमारे साथ होने का आभास करें। जब इस अंदरूनी आवाज को सुने और ये भी आभास करें कि ईश्वर हमारे साथ है, ये होगा आभास अगर आप अंदरूनी आवाज को सुने। अपनी दिली इच्छा को तय करें, दिली इच्छा निकालें बाहर, और उस दिली इच्छा के आधार पर अपने कामों से जोड़ें उसे। अगर हमने अपनी उस दिली इच्छा को अपने काम से जोड़ लिया, तो अपने काम में कभी फिर हमें थकान महसूस नहीं होगी। अमेरिका के बहुत सारे बड़े उद्योगपतियों का ये कहना है कि हमने अपने जीवन में कोई काम ही नहीं करा। इस बात का क्या मतलब है, फिर वो इतने बड़े उद्यमी कैसे हैं? वो कह रहे हैं कि हमने उसको अपनी इच्छा को, अपनी दिली इच्छा को, अपनी हॉबी को अपना काम बना लिया, तो फिर काम कहाँ करा, वो तो हॉबी पूरा करा। तो हम भी अगर इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से अगर प्यार कर जाएं, मैं तो दिल से करता हूं सच में,
कुछ काम जैसा लगता ही नहीं उसके बाद। ये हर जगह लागू होती है। दिल से एक बार प्यार करोगे तो आप ये पाओगे कि काम तो आपने करा ही नहीं, सिर्फ पाया ही पाया है। ये बहुत अच्छी बात मुझे इसमें लगी। आगे बताया गया है, आपका अतीत आपका भविष्य नहीं है। बार बार इस बात को अंडरलाइन कर लो। पहले क्या हुआ ये बात कोई मायने नहीं रखती, आज के बाद क्या होगा बस मायने ये रखता है। हमारा अतीत नजरअंदाज, सोच ले आगे क्या होगा। एक ये भी चीज सफलता में बड़ा रोल अदा करती है कि आप खुद को कितना पसंद करते हैं। खुद को आप पसंद, ये जसवीर महागुरु जी भी बोलते हैं कि जब तक आप खुद को पसंद नहीं करोगे तब तक कोई आपको पसंद नहीं करेगा। हम खुद पे सवाल खड़े करते रहते हैं, खुद के बारे में बुरी बुरी राय रखते रहते हैं और सोचते हैं कि लोग आपको पसंद करें। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप खुद की नजर में पसंद हो तो फिर दुनिया पसंद करेगी। ये करना पड़ेगा। और खुद की नजर में भी हम कब पसंद आते हैं, जब हम सच में अच्छे होते हैं। नहीं तो खुद की नजर, खुद से चोरी तो कोई कर नहीं सकता। तो खुद की नजर में पसंद आने का ये भी मतलब है कि हम एक्चुअली अकेले में भी वही अच्छे काम करते हैं। ये बहुत जरूरी है सफलता के लिए, अच्छी सेल्फ इमेज होना। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, अपना लक्ष्य सुनियोजित करें, अपना लक्ष्य सुनियोजित तरीके से ऐसी स्थिति पैदा करना होना चाहिए जो आपके हर काम में आपका आत्मसम्मान बढ़ा दे। हमें हर दिन हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम एक ऐसी स्थिति रोज पैदा करें, हर समय पैदा करें जो हमारा आत्मसम्मान बढ़ाती रहे। कैसे पैदा करेगी? दिए हुए काम को समय से पूरा करने से पूरा करेगी। अगर दिया हुआ काम हमने समय से पूरा कर दिया तो रोज आत्मसम्मान की अनुभूति होती है हमें, ये भी हमें करना है। अगर हम टाल मटोल करते रहे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो आत्मसम्मान रोज के रोज दिखता रहेगा हमारा। ये बात बोली। आगे बताया गया है, आपके करियर के संबंध में आपके जीवन मूल्य क्या है, ये हमें तय करना पड़ेगा। अखंडता, मेहनत, निर्भरता, ये जीवन मूल्य बोल रहा हूं मैं, ये हो सकते हैं करियर के संबंध में। अखंडता, मेहनत, निर्भरता, रचनात्मकता, सहयोग, पहल, महत्वाकांक्षा और मिलनसारिता के जीवन मूल्यों में अगर हम यकीन रखते हैं तो ये हमारा फिर करियर हमारा उच्चतम स्तर पर जाने वाला है, हर हाल में जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अखंडता, मेहनत, निर्भरता, रचनात्मकता, सहयोग, पहल, महत्वाकांक्षा और मिलनसारिता के जीवन मूल्य चाहिए अगर सफल होना है, बड़ी सफलता पानी है तो करियर में। हम लोग करियर में सफल तो बहुत होना चाहते हैं। सब लोग बोले दिला दो जी 8 लाख रुपए महीना, वो जरूरी है, चाहिए, वो तो जरूरत है मेरी। लेकिन करने के नाम पे इन सारी चीजों के बारे में ये क्या होता है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? आप समझो इस चीज को, इस फर्क को हमें खत्म करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। आगे बताया गया है, ये हमारे परिवार के संदर्भ में हमारे जीवन मूल्य क्या होने चाहिए उसको भी समझो, क्योंकि परिवार के बिना सफलता का कोई मोल नहीं है। परिवार में बिना शर्त प्रेम, प्रोत्साहन, प्रेरणा, धैर्य, क्षमा, उदारता, स्नेह और परवाह, ये परिवार में हमारे जीवन मूल्य होने चाहिए। अच्छा परिवार चलेगा। आर्थिक मामलों में बताया गया है, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको वैसे मिल जाएगी, आप जितना लिखा जा रहा है रफली उतना लिख लें। राजन सर रिकॉर्डिंग शायद चल रही है? चल रही है। आगे लिखा गया है, आर्थिक मामलों में मूल्य समझो, ईमानदारी, मेहनत, बचत, मितव्ययिता, उत्कृष्ट प्रदर्शन, गुणवत्ता और लगन, ये आर्थिक मामलों में हमारे जीवन मूल्य होने चाहिए। आगे लिखा है, सेहत, खान पान, विश्राम, आत्मानुशासन, आत्मविजय और आत्म नियंत्रण, ये चीजें सेहत के मामले में भी हमारे जीवन मूल्य होने चाहिए। आगे बताया गया है, एक जीवन मूल्य शुरुआत में बोला गया था अखंडता, तो अब अखंडता का मैं तुम्हें दोबारा से अंडरलाइन करा रहा हूं। अखंडता का मतलब है हर हाल में इन जीवन मूल्यों पर डटे रहना, ये सबसे बड़ी बात है। अखंडता वो सबसे बड़ा मूल्य है, तो इन पर डटे रहना। अखंडता बहुत सब जीवन मूल्यों का सार है। अखंडता में किसी भी हाल में मैं हटूंगा नहीं इन जीवन मूल्यों से, तो ये अखंडता होता है। जब आप जीवन में हर चीज की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, आदर्श भविष्य की तस्वीर बना लेते हैं, जीवन मूल्य स्पष्ट कर लेते हैं, जिंदगी के लक्ष्य स्पष्ट कर लेते हैं, वह
निश्चित कर लेते हैं तो आप लॉन्चिंग पैड पे हैं। अब उड़कर सितारों तक पहुंचने के लिए अब पूरी तरह तैयार हैं। जैसे रॉकेट होता है ना लॉन्च करने के लिए लॉन्चिंग पैड पे, अगर हमने इतनी सारी चीजों को प्रॉपर कर लिया ना एक बार जीवन में, तो फिर हम लॉन्चिंग पैड पे खड़े हैं और अब सीधे जाकर के आसमान को, सितारों तक की ऊंचाइयों को छूने के लिए अब हम बिल्कुल तैयार हैं। बस अब हमें छूट जाने की जरूरत है। तो ये बताया गया है। आगे बताया गया है 5वें में, अपने सच्चे लक्ष्य तय करें। इस पर लक्ष्यों के बारे में हम लोग बात करेंगे। मुझे लग रहा है अभी 2 मिनट बाकी है, तो मैं बोल रहा हूं जैसे ही ये डिस्कनेक्ट होता है अब दोबारा कनेक्ट कर ले तुरंत। राजेंद्र सर आप व्यवस्था बना के रखना। सच्चे लक्ष्य तय करें। इस और बीच में रुकेंगे नहीं क्योंकि थोड़ा कंटेंट ज्यादा है, तुरंत ही शुरू कर देंगे, जिसका छूट जाएगा फिर छूट ही जाएगा। अपने लक्ष्य तय करें। स्पष्ट लक्ष्य, ये 5वां अध्याय है। स्पष्ट लक्ष्य होने चाहिए। समस्याओं का सरल समाधान होना चाहिए। अपनी उत्पादकता को दोगुना करें। हमें क्या करना पड़ेगा, लक्ष्यों के ऊपर डिटेल में कई बार बात हो चुकी है और आगे भी होगी, इसलिए मैं इस पे ज्यादा बात नहीं कर रहा स्पष्ट लक्ष्य कैसे बनाने। लेकिन समस्याओं का सरल समाधान ढूंढे, मुश्किल वाला नहीं, क्योंकि मुश्किल वाला ढूंढ भी लोगे तो वो उसको फिर पालन करने में दिक्कत आएगी। तो ये अंडरलाइन इसलिए करा रहा हूं, हमें भी अपने बिजनेस में समस्याओं का सरल समाधान, डुप्लीकेबल चीजें करनी है। अपनी उत्पादकता को दोगुना करें, प्रोडक्टिविटी को डबल करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे चेक नहीं आ रहे, क्या करूं गुरुजी मेरे चेक नहीं आ रहे, ये समस्या वो समस्या। तो स्पष्ट बताया गया है, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बिताए गए समय को दोगुना कर दो, आमदनी दोगुनी हो जाएगी। जो समय आज बिताते उससे दोगुना समय प्रोस्पेक्ट के साथ बिताना शुरू कर दो, आमदनी दुगनी हो जाएगी। ये बड़ा आसान तरीका है सफलता का। लोगों को लगता है गुरुजी ये होना चाहिए, गुरुजी वो होना चाहिए ना। एक लाइन लिख रही है, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ अपना दोगुना समय बिताना शुरू कर दो, मतलब प्लान ज्यादा दिखाने शुरू कर दो, फॉलोअप ज्यादा करने शुरू कर दो, आमदनी बढ़ाने का। और कोई शॉर्टकट नहीं है, दूसरों के अंदर ढूंढना बंद करना पड़ेगा आज से ही। हमें दूसरे नहीं कराएंगे, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो कर रहा है वो ज्यादा कर रहा है, इस बात को अगले अध्याय में हम समझेंगे। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, मेरी इनकम डबल होनी है, तो मुझे तो आगे बताया गया है कि शिखर अनुभव, पीक एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है। इसमें टर्म यूज करी गई है कि शिखर अनुभव वो होता है, वो दौर या वो पल जब इंसान सबसे ज्यादा खुश, उत्साहित और उल्लासपूर्ण महसूस करता है। तो अगर हमारे पास अच्छे लक्ष्य होते हैं और हम उनको समर्पण भाव से पूरा करते रहते हैं, तो हमारे लिए ये पीक एक्सपीरियंस होते रहते हैं। ये बात इसमें समझाई गई है, मतलब वो भी जरूरी है जीवन में होना। आगे उसके बारे में और बहुत अच्छी बातें बताई गई है। आगे इसमें बताया गया है, हर चीज के लिए, देखो ये भी हमारे बिल्कुल डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, हर चीज के आदर्श होने के बजाय, होने के लिए भविष्य की किसी तारीख का इंतजार न करें, इसके बजाय आज ही कैसे भी बस शुरू कर दें। शुरुआत करना बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ भी काम के लिए शुरू करना। तो कुछ लोग क्या बड़ा आदर्श स्थिति तलाशते रहते हैं, बोले ऐसे करेंगे तब करेंगे, ये हो जाए तो करेंगे। इसमें तो स्पष्ट कहा गया है, अगर बड़ी सफलता पानी है तो आपको तुरंत कैसे भी करके शुरू करना चाहिए। आगे बताया गया है, आर्थिक लक्ष्य स्पष्ट रखें। स्पष्टता आपके सपनों को हकीकत में बदलती है। आगे बताया गया है, स्पष्टता होनी चाहिए सभी तरह के लक्ष्यों में। अपना प्रमुख निश्चित उद्देश्य तय कर लें। इसमें एक साइकोलॉजी का एक टर्म बताई गई है। हमारे मस्तिष्क में एक छोटा सा उंगली जितना एक पार्ट होता है, उसे बताया गया है रेटिकुलर कॉर्टेक्स। रेटिकुलर कॉर्टेक्स को सक्रिय करना होता है। उसमें बताया गया है कि जब हम किसी चीज पर अपना विचार बनाते हैं, कोई लक्ष्य बना लेते हैं, तो वो सक्रिय हो जाता है और वो पूरे शरीर को मैसेज देता है, वो पर्टिकुलर भाग मस्तिष्क का। और जैसे ही आपने सोचा कि लाल कार लेनी है, तो आप देखो अप्रत्याशित रूप से आपको लाल कारें दिखनी शुरू हो जाएंगी। आप रोड पे कहीं भी जाओगे, लाल कार, लाल जो भी आपने पसंद कर रखी है, जो बलेनो कर रखी है, बलेनो दिखनी शुरू, स्विफ्ट दिखनी शुरू हो जाएगी। ये इसको पर्टिकुलर टर्म है इसके लिए, ये इत्तफाकन नहीं होता।
हम अट्रैक्ट करते हैं उन चीजों को, बार बार उन चीजों का मैसेज हमारे दिमाग में जाता है। तो ये लक्ष्य बनाने से एक माइंड प्रोग्रामिंग हमारी शुरू हो जाती है, हमारे माइंड में एक अंदर एक्टिविटी शुरू हो जाती है। ये हमारा रेक्टिकुलर कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है, इसको सक्रिय करना चाहिए। अब जिसके पास लक्ष्य ही नहीं होंगे तो उसके अंदर तो ये सक्रिय होगा नहीं। अब ये देखो कितनी गहन बात है और ये हमें पता नहीं थी, अभी हमें पता चल गई है। तो लक्ष्य होने चाहिए, फिर बात वहीं पे आती है। आगे बताया गया है अपने पैर जमीन पर रखें। मतलब क्या है, हमारे पास एक सही प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए। हवाई किले बनाने की बात नहीं करी जा रही, लक्ष्य तो अच्छे बनाए लेकिन प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और मैं और आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि हम कितने ही बड़े लक्ष्य बना ले, क्योंकि हमारा बिजनेस पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे काम करता है। हमारे बिजनेस में प्रचुर अपार संभावनाएं हैं। हमारा बिजनेस ये साबित कर चुका है कि दुनिया में दुनिया भर के दिग्गजों ने सेप्स ऑफ बिजनेस में भी 20 सालों से ये सेप्स ऑफ कंपनी काम कर रही है। हमारे बिजनेस में हर चीज साबित है, यहाँ बड़ी बड़ी सफलता पाई है और पाई जा सकती है। तो हम और आप तो बिल्कुल धरातल पे हैं, अगर हम कुछ भी ड्रीम बना रहे धरातल पे हैं। लेकिन ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अगर कोई नौकरी कर रहा है 10,000 की और उसी में घुसा हुआ है और वो ड्रीम बना रहा है इतने बड़े बड़े, तो उसको उस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा, बदलाव भी करने पड़ेंगे। उस लक्ष्य का कोई तालमेल उससे मैच करता नहीं है, कार्य प्रणाली भी बदलनी पड़ेगी। तो आगे इसमें लिखा हुआ है कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। सब चीज एक्टिव कर दो लेकिन कीमत चुकाने के लिए तैयार तो रहना पड़ेगा। कुछ लोग कीमत नहीं चुकाना चाहते, आचार्य चाणक्य ने भी बोला है कुछ लोग कीमत नहीं चुकाना चाहते, बस जैसे चल रहा है चलने देते हैं। और ये बात इसमें भी लिख रही है। और इस दोनों बातों को मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो हजारों साल पुरानी बात है। चाणक्य नीति जब लिखी गई तब भी सफलता का नियम यही था कि कीमत चुकानी पड़ेगी, और आज भी सफलता का नियम यही है कि कीमत चुकानी पड़ेगी, और 1000 साल बाद भी सफलता का नियम यही रहेगा कि कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अब क्या है, लगातार लक्ष्यों का विजुअलाइजेशन करने की भी बात करी गई है, उस पे हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं। 7वां अध्याय है अपने विश्वासों का विश्लेषण करें। जिस चीज पर आप दृढ़ता से विश्वास करते हैं वह आपकी वास्तविकता बन जाती है। दरअसल आप देखी हुई चीजों, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे बहुत, इसको सारे लोग प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड से सुने। जिस चीज पर आप दृढ़ता से विश्वास करते हैं वह आपकी वास्तविकता बन जाती है। दरअसल आप देखी हुई चीजों पर विश्वास नहीं करते, इसको सब लोग नोट डाउन कर लें, अंडरलाइन कर लें। दरअसल आप देखी हुई चीजों पर विश्वास नहीं करते, आप दुनिया को अपने विश्वासों, नजरियों, पूर्वाग्रहों व पहले से तय धारणाओं के चश्मे से देखते हैं। हम अपनी आंखों देखी पे भी नहीं मानते। 2 लाख रुपए हफ्ता के चेक देख तो लिए विजयपाल गुरु जी के, लेकिन मन तो मान ही नहीं रहा कि 2 लाख रुपए आते हैं, तो क्या वो देखे हुए भी बेकार है। ये समस्या आती है लोगों के सामने। हम बहुत दिमाग लगाते रहते, बोले क्यों नहीं मान रहा है ये, इसको क्यों नहीं लग रहा। उसको इसलिए नहीं लग रहा कि कोई व्यक्ति आंखों देखी पे विश्वास नहीं करता, अपने पूर्व धारणाओं के आधार पर ही देखता है। वो देखना ही, वो देखता ही वो है जो वो देखना चाहता है। तो आप देखो ये कितनी गंभीर समस्या है। हम हमारे जो अनुभव है और वो उन्हीं के आधार पे हम चीजों को देखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी लोगों को दिखती क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं दिखती क्योंकि वो उस अपने दायरे से निकलने के लिए तैयार नहीं है। पहली धारणाएं, पहले नजरिया, वो उन्हें पता है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उससे निकलने के लिए तैयार नहीं, तो उन्हें आंखों के सामने भी नहीं दिखता। आंखों के सामने दिखा हुआ कभी वो अंधे साबित हो जाते हैं। आप इस बात में, हम और आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दिख तो गई है। तो कोई ना कोई तो हमारे अंदर एक तत्व ऐसा ईश्वर ने छोड़ के रखा कि हम इस चीज को देख पाए। नहीं तो माहौल के तो हम भी उसी के हैं जहां पे इन बातों को कोई नहीं समझने के लिए तैयार। इतनी बड़ी सफलता मुझे या आपको इसी जीवन में मिल सकती है, कोई नहीं इस बात को बताने वाला। ये तो हमारे अंदर की आवाज है जाने कैसे कैसे आ गई कि हम इस बिजनेस में आ गए। आगे बताया गया है आपकी आत्म अवधारणा आपके कार्य प्रदर्शन और प्रभाव के स्तर से पहले आती है। आत्म अवधारणा और उसकी भविष्यवाणी करती है। हमारी आत्म अवधारणा ही तय करेगी कि हमारी सफलता का स्तर क्या होगा, हमारे प्रदर्शन का स्तर क्या होगा, हमारे प्रभाव का स्तर क्या होगा। ये हमारी वही आत्म अवधारणा तय करेगी जो बनी हुई है। आत्म अवधारणा बनती कैसे है, संसार
लोगों की राय से बनती है हमारी आत्मोधारणा, हमारे पुराने अनुभव से बनती है हमारी आत्मोधारणा, और आत्मोधारणा तय करेगी कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। आप इस कैलकुलेशन को बिल्कुल समझ लो साथियों, और मेरा सब लोगों से एक निवेदन है, इस पे तो काम हमें करना पड़ेगा। हमें वो बंधन कहीं ना कहीं तोड़ने पड़ेंगे, खुद की ताकत को पहचानना तो पड़ेगा। ये बात इसमें बताई गई है। आगे लिखा गया है, आप भी जीनियस बन सकते हैं। आप इस बात को समझो, आप भी जीनियस बन सकते हैं। कैसे? स्कूलों में दो बुद्धियों के बारे में बताया जाता है और उसी के आधार पर तय होता है कौन पास है कौन फेल है। कौन सी है वो दो बुद्धि? शाब्दिक बुद्धि और गणितीय बुद्धि। इनमें पास है तो सफल और इनमें फेल है तो खारिज। पूरा समाज उसको डिक्लेयर कर देता है ये कुछ नहीं करेगा जिंदगी में, इससे 10वीं तो पास हुई नहीं। अब आगे इसमें बताया है कि बुद्धि तो 10 तरह की होती है, दो तो ये हो गई, और सुनो, विजुअल स्पेशल बुद्धि होती है, कला डिजाइन वाली। उद्यमी बुद्धि होती है। जी, दिग्गा बहुत शानदार सुंदर लग रहे हो सर। अभी आगे बताया गया है काइनेस्थेटिक बुद्धि, खेलकूद वाली, जो खेलों में निपुण होते हैं वो पढ़ाई में नहीं होते। संगीतिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल बुद्धि। इंट्रापर्सनल बुद्धि होती है जो गहरे स्तर तक खुद को पहचान लेते हैं, जो अंदर तक खुद को जान लेते हैं, संत महापुरुष लोग होते हैं। सहज बुद्धि, जो सही करने की बात को तुरंत सहजता से अनुमान लगा लेती है। कलात्मक बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि इंजीनियर्स के पास होती है, जो बड़े बड़े आविष्कार करते हैं, बिल्कुल कहीं से कुछ नया निकाल के खड़ा कर दे। तो इतनी सारी बुद्धि होती है, और हमारे आपको क्या पता, दो बुद्धि होती है, अरे ये दो तुझ में है नहीं और तू खारिज भाग जा, अब तेरे तुझसे जीवन में कुछ नहीं होगा, और हम भी मान लेते हैं। ये इस बात को आप बिल्कुल अंडरलाइन कर लो और करवाओ। ये भी एक तरह की समाज सेवा है साथियों। लोगों को बताओ कि कुछ नहीं बिगड़ा है, आप कर सकते हो। ये एक तरह की समाज सेवा है। लोगों को तो समाज ने तो खारिज करके डाल रखा है एक तरफ। आप और हम कर सकते हैं, उनका हौसला बढ़ा सकते हैं, दोबारा शुरुआत लोग कर सकते हैं। बड़ी सफलता दोबारा भी पाई जा सकती है, फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। एक लाइन देखो कितनी बड़ी लिखी हुई है, हम सारे लोग ईश्वर की बनाई हुई रचना है, और ईश्वर कभी घटिया सामान नहीं बनाता। जब भी कोई आपसे बोले कि आप नहीं कर सकते, तो आप उनको एक बात बोलना, ईश्वर कभी घटिया सामान नहीं बनाता, और मैं ईश्वर की बनाई हुई करती हूँ भाई। तो सवाल खड़ा करने वाला होता कौन? आप सारे ईश्वर की बनाई हुई करती हैं कि नहीं है, आप ये बताओ। और भगवान जी गलत मैन्युफैक्चरिंग कर दे, इतना पावरफुल सिस्टम जो चल रहा है पूरा ब्रह्मांड, वो गलत चीजें नहीं बनाता। तो इससे आप विश्वास कर लो, लोगों की राय को खारिज करना पड़ेगा, और हमें ये मानना पड़ेगा हम ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं, और हर काम हम कर सकते हैं। आगे बताया गया है, मन चाहे विश्वास चुने। विश्वास हम चुनेंगे क्या? हम और नहीं चुनेगा कोई हमारे लिए। आप ऐसा मानो एक दुकान है, उस पर सारे विश्वास रखे हैं, वहां से जाके हम अपने लिए चुनेंगे। तो हमें क्या चुनना चाहिए? हमें चुनना चाहिए, मुझे जिंदगी में महान सफलता मिलनी तय है, इस विश्वास को चुनो। मुझे जिंदगी में महान सफलता मिलनी तय है, इसको चुन लो। आप चुनोगे, कोई और नहीं चुनेगा। असफलता का भी चुन लेते हैं लोग, अरे मैं क्या कर पाऊंगा, लेकिन आप लीडर हैं, और आप और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की एजुकेशन में हैं, आप लोग महान कंपनी सेफ शॉप में हैं, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस चीज से कम आधा तो करें और पालन तो करें। तो ये चुनना है। हमारे चलने, बोलने, काम करने में यह विश्वास झलकेगा। यह विश्वास ऐसा वैसा नहीं है, यह विश्वास झलकेगा। किस किस चीज में झलकेगा? हमारे बोलने में, हमारे काम करने में, हमारी हर चीज में झलकेगा ये विश्वास। अब सोच समझ के आप चुनना कि क्या विश्वास है हमारा। अगर अंदर ये विश्वास झलकता रहेगा, ये अंदरूनी नहीं है, ये आपके चेहरे पर दिखता रहेगा, तो अच्छा वाला चुनो। बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, मुझे जिंदगी में महान सफलता मिलनी तय है, मैं सफल होकर रहूंगा, ये विश्वास चुनो। आगे बताया गया, शीर्ष व्यक्ति जैसा बोलना, शीर्ष व्यक्ति जैसा बोलना, चलना, कपड़े पहनना, व्यवहार करना शुरू कर दो, वैसा ही महसूस करना शुरू कर दो। नतीजा यह होगा, आपको भी वही परिणाम मिलते लगेंगे जो उन्हें मिलते हैं। जसवीर महागुरु जी को कॉपी करना शुरू कर दो, कृष्णपाल महागुरु जी को कॉपी करना शुरू कर दो, सुरजीत महागुरु जी को कॉपी करना शुरू कर दो, वही परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे जो इनके लिए इनको मिलते हैं। और ये बात जसवीर महागुरु जी ने नहीं लिखी, ये बात बेस्ट सेलिंग बुक में पूरे वर्ल्ड में पढ़ी जा रही है। आप इस बात को समझो।
ये सच है तभी इस बात में लिख रही है, ऐसे ही नहीं कहीं बेस्ट सेलिंग में बन गई ये बुक। ये किसी सड़क छाप चप्पल चटकाने वाले ने नहीं लिखी, ना मैंने लिखी, ना सुरजीत महागुरु जी ने लिखी, ना जसवीर महागुरु जी ने लिखी, ना कृष्ण गुरु जी ने लिखी। समझो आप इस बात को, जिस फील्ड में आप सफल होना चाहते हो उस फील्ड के सफल टॉप लीडर को कॉपी करना शुरू कर दो, हर हाल में कर दो, अंडरलाइन कर लो इस बात को, आज के बाद दोबारा नहीं समझानी पड़े ये बात। किसी चीज का नाटक करो जब तक उसकी आदत न पड़ जाए, ये आप समझ लो। जब तक आदत न पड़ जाए नाटक करना शुरू कर दो, फिर आदत पड़ जाएगी, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। सफल सेल्स मैनेजर था एक, उसने उस एक तरीका अपनाता था लोगों को इंटरव्यू लेने के लिए। वो कैडिलैक एक महंगी कार होती थी, उसके डीलरशिप में ले जाता था और जाके बोलता था पुरानी कार के बदले नई कैडिलैक खरीद लेगा। अब कुछ आदमी तो कहते थे यार मैं तो नहीं खरीद पाऊंगा, अफोर्ड कैसे कर पाऊंगा, किस्त कहां से दूंगा। और एक व्यक्ति बोलता था ठीक है सर आप बोल रहे हो तो मैं कर लूंगा, तो दिलवा देता था। जो उसको खरीद लेता था उसको वो सेलेक्ट कर लेता था, आ जा तो नौकरी पक्की। तो वो घर जाता था वो सेल्समैन, तो घर जाकर पहले तो वो वाइफ टेंशन में, बोले तुमने ये क्या कर दिया, बच्चों की फीस कहां से जाएगी, तुम ये कार खरीद लाए। लेकिन फिर क्या होता था, धीरे धीरे वो वाइफ भी स्वीकार कर लेती थी और धीरे धीरे वो भी स्वीकार कर लेता था और वो उसके मालिक के रूप में खुद को स्वीकार कर लेता था। और ये उसमें पूरी कहानी लिख रही है। अप्रत्याशित रूप से कुछ समय में उसके सेल्स का ग्राफ इतना बढ़ जाता था कि वो उसकी किस्त वहन करने लग जाता था उस कार की। और हम इस सिद्धांत को कोई हमें बताए तो हम कहेंगे मरवाने की सोच रहा है। तो वहां भी सोचते होंगे ऐसा तो, और मैदान छोड़ के भागते भी होंगे कुछ लोग, लेकिन कुछ तो मान लेते थे और उन पे ये सफल रहा। तो हमारे बिजनेस में भी हम आ गए हैं। आप विश्वास करो, आप एक करोड़पति जैसा बिहेव करना शुरू करो, और ये तय है, ये बात सैकड़ों बार साबित है, हजारों बार इतिहास में साबित है कि ये इस तरह बिहेव करने से वही फीलिंग में हम अपने आप को, और हमारे आजू बाजू ये पूरी सृष्टि, ये प्रकृति उस तरह के चीजें बनाने में लग जाती है। आगे कहा गया है कि वक्त के साथ आप सीमित करने वाले विश्वासों की जगह जीवन को बढ़ाने वाले विश्वास रखने लगेंगे। समय के साथ साथ आप सफलता की प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपके बाहरी जीवन का इतना जबरदस्त कायाकल्प होगा कि आपके आसपास के लोग खुद हैरान हो जाएंगे। और अगर इस चीज को किसी को लाइव देखना हो तो कृष्णपाल महागुरु जी के गांव चले जाना, खुर्जा इतनी दूर नहीं पड़ता। सुरजीत महागुरु जी, जसवीर महागुरु जी के गांव में चले जाना, आंख ना खुल जाए, ये कहानी साबित ना मिल जाए आपको तो दावा है, आप जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो ये साबित है बात। अब 8वां अध्याय पे बात करते हैं। शुरुआत से शुरू करें। चुस्त समय प्रबंधन व सटीक गणनाएं जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट और सटीक कैलकुलेशन, जो गुरुजी ने कैलकुलेशन लगवाई हमारी डायरी पे, इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये जो हमने बिल्कुल सटीक गणनाएं करी, हम इसमें बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं कि मेरा 13 सिटी में बिजनेस है, ना 14 में है ना 12 में है, स्पष्ट 13 में है। ये सटीक गणितीय गणना है। आगे इसमें लिखा गया है 9 फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं मेरी टीम में लोग, सटीक गणितीय गणना है। इसमें लगभग हमारी टीम में 70 बाइक हैं, सटीक गणितीय गणना है। हमारी टीम में सेपसॉप के थ्रू 4 कारें आ चुकी हैं, ये सटीक गणितीय गणना है। किस लीडर के पास क्या है ये सारे टिक मार्क इसमें लगा दिए गए हैं। तो ये जो प्लानिंग है, ये समय प्रबंधन और ऐसी सटीक कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम क्या करते हैं, और इस सटीक कैलकुलेशन के महत्व को एक परचून की दुकान वाला भी जानता है। वो किसको कितना सामान देता है, कितना आया कितना गया, उस पर रजिस्टर होता है। और हम कर रहे हैं लाखों का बिजनेस सेफ शॉप, और हम बन गए गोल्ड लीडर, सिल्वर लीडर। और हमसे अगर कोई इन सवालों को कर लेना तो भाई साहब हम 8 दिन तो उसका फोन नहीं उठाएंगे, पता नहीं लगेगा हम किधर घूम रहे हैं। बोले ये भी कोई बात हुई, कर लूंगा, आने वाले समय में कर लूंगा। भाई साहब जीवन का सवाल है, सब इस महत्व को आप समझें। सटीक गणितीय गणनाएं, चुस्त समय प्रबंधन बहुत ज्यादा जरूरी है। शुरुआत तब होगी ढंग से, ये जरूरी है। आवश्यक परिवर्तन को तैयार रहे, ये भी बात तय है, परिवर्तन होगा उसके लिए भी तैयार रहे। अब ये सारी चीजों को अंजाम देने के लिए हमारे टाइम में भी परिवर्तन होगा, आदतों में भी परिवर्तन होगा। एक व्यक्ति गोल्फ बहुत खेलता था शादी से पहले, फिर हो गई उसकी शादी, तो देखा तो घर में कुछ गड़बड़ रहने लगी,
अभी वो समझ नहीं पा रहा। फिर सलाह मशवरे से उसने जाना यार गोल्फ की वजह से हो रहा है, तो गोल्फ को छोड़ दिया खेलना। और अगर चिपका रहता गोल्फ से तो परिवार नहीं सॉर्ट आउट होता। तो समय के साथ बिजनेस करना शुरू कर दिया। हम पतंग उड़ाने से नहीं छूटना चाह रहे, बिजनेस शुरू कर दिया। हम दोपहर में सोना नहीं छोड़ना चाहते, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो हम बिजनेस तो छोड़ दिया, कर दिया, टिकटॉक में घुसना नहीं छोड़ रहे। तो फर्क तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो अंतर पड़ेगा फिर आपके काम में। आप करके देख लो, जो आदमी सब कुछ छोड़ के लग रहा है उसके और आपके काम में कुछ ना कुछ अंतर तो पड़ेगा। ये बात है, इसमें लिख रही है, मैं इसकी पढ़ी हुई बोल रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं बार बार स्पष्ट कर दूं। आगे लिख रहा है, क्या आप में अपनी पुरानी गलती मानने और स्थिति को सुधारने के लिए जरूरी कदम उठाने का साहस है? एक क्वेश्चन करा गया है। चलिए अब तक जो हो गया सो हो गया, लेकिन क्या ये साहस है कि ठीक है अब मैं स्वीकार करता हूं और अब मैं नया कदम उठाऊंगा? आपको किसने रोक रखा है? खुद से सवाल करो, कौन है वो रोकने वाला? कोई नहीं रोक रहा, आप खुद के अलावा कोई नहीं है वहां रोकने वाला। अपनी योग्यताओं और कुशलताओं को पहचानो, अपनी योग्यता और कुशलताओं को पहचानो, अपने कमजोर क्षेत्रों को भी पहचानो। आपकी योग्यता ये हो सकती है, मैं अपनी टीम में ऐसे लीडरों को देखता हूं जिनमें इतना इतना पोटेंशियल है कि अगर वो निकल जाए ना, वो डीडी लेके ही घुसे 4-5, और ये बात कई बार करी है उन्होंने। लेकिन पता लगता है कि फिर कुछ कमजोरियां भी तो होती है, उसमें घुस जाते हैं। तो आप इन दोनों का ही निरीक्षण करो, मुझ में अच्छाई क्या क्या है। खुद से नहीं कर सकते कि सहयोगी से करो, पत्नी से, भाई से, बहन से, अपलाइन से, डाउनलाइन से, किसी के आधार पर करो, क्योंकि खुद हम अपना निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं करते हैं। आप इस बात को समझ लो, खुद हम कहीं ना कहीं पार्शलिटी कर देते हैं अपने बारे में, खुद मूल्यांकन नहीं हो सकता अपना। तो आप मूल्यांकन करो और 2 बार शुरुआत करने की कल्पना करो। आज से ही दोबारा कर रहे हैं जी हम शुरुआत। अपनी आमदनी की योग्यता आपकी सबसे मूल्यवान आर्थिक संपत्ति है। ठीक है जी, आप देखो आमदनी की योग्यता, और आमदनी की योग्यता के बारे में एक बात और ध्यान रखनी है, ये घटते क्रम में तो नहीं चल रही, या बढ़ते क्रम में चल रही है। आमदनी की योग्यता आपकी, आपकी आमदनी की योग्यता, आपका प्लान दिखाने की पावर, आपकी परफेक्शन, आपका बात करने का ढंग हो सकता है हमारे बिजनेस में, आपका टाइम की पंक्चुअलिटी, ये सारी चीजें आपकी आमदनी की योग्यता को बढ़ाने की चीजें। लेकिन ये घटते क्रम में भी तो हो सकती है। अभी तो मैं परफेक्ट हूँ जी, टोपाज बन चुका हूँ जी, एमरल्ड बनने वाला हूँ जी, अब मुझे क्या जरूरत है बुक पढ़ने की? अब इनको पढ़ेगी मेरी टीम। तो ये घटते क्रम में है फिर मेरी योग्यता, आप ये समझो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। खुद को संसाधनों का भंडार माने, सब कुछ आपके अंदर ही है, खुद को संसाधनों का भंडार माने। जिम कॉलिंस की एक बुक है गुड टू ग्रेट, बुक है वो, जिम कॉलिंस राइटर है और बुक का नाम है गुड टू ग्रेट। उसमें लिखा हुआ है, अगर आप उन बाधाओं को दूर करना चाहते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, तो 4 निर्मम सवाल पूछे खुद से। यहाँ खुद का ही रोल है आज सारा, दूसरे का नहीं है। खुद से सवाल पूछे, इस वक्त हम कहाँ हैं, आज मेरी स्थिति क्या है? खुद से ये सवाल पूछो, अगर आप जीवन में आने वाली बाधाएं दूर करना चाहते हो तो। मैं आज कहाँ पे हूं, भविष्य में मैं कहाँ होना चाहता हूं, दूसरा सवाल ये, और इसका ईमानदारी से जवाब देना है, इसमें पार्शलिटी नहीं हो, अकेले बैठ के ईमानदारी से जवाब दो। तीसरा, मैं जहां हूं यहां तक कैसे पहुंचा हूं। हम किसी लेवल पे तो है, मैं जैसे टीचर हूं, आप किसी नौकरी में या कुछ तो कर ही रहे हैं ना, आप गांव से शहर में एक मकान बना चुके या किराए पे ही रह रहे हैं, तो कैसे यहाँ तक पहुंचे? क्योंकि यहाँ तक भी बातों में तो नहीं पहुंचा गया, कुछ तो करने से पहुंचे। और मनचाही पोजीशन तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा, ये 4 सवाल खुद से करने पड़े और ईमानदारी से इनका जवाब देना पड़ेगा। और मुझे तो लगता है, एक अपने पास से बोल रहा हूँ, जब ये खुद से मैंने सवाल करे तो मुझे तो सेफ सॉप के अलावा जवाब आया नहीं चौथे सवाल का। मनचाही चीजों तक पहुंचने का काम तो वहां भी मैं यही कर रहा था, टीचिंग में और खेती में, यही वाले जो यहाँ कर रहा हूँ, और यही यहाँ कर रहा हूँ, काम वही है। वहां बस प्लेटफॉर्म दूसरा था, यहाँ प्लेटफॉर्म दूसरा है। हाँ ये अलग बात है, मैं इसको हल्के में नहीं लेता, नौकरी से कभी हल्के में नहीं करता मैं इस काम को। कुछ लोग नौकरी को करेंगे ढंग से और इसको करेंगे हल्के में, कुछ लोग हर काम को ढंग से करेंगे, इसको नहीं करेंगे, ये गड़बड़ है। ये बड़े सफलता दिलाने वाली बात है, अंदाज तो इसका धुआंधार रखना पड़ेगा। आगे 9वां अध्याय शुरू करते हैं हम।
अपनी प्रगति मापें। देखो अगर किसी चीज को हम मापेंगे नहीं तो फिर फायदा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा हम जा कहाँ रहे, है ना। तो प्रगति मापने की बात कही गई है। अच्छे फिनिशर बने, किसी काम को 100% करने। देखो इस बात का समझो, अच्छे फिनिशर कौन होते हैं, इससे पता चलेगा ये मापने की बात हो रही है। किसी काम को 100% करने और 95% करने में जमीन आसमान का अंतर होता है परिणामों में। अगर हमने उसको 95% कर दिया और 100 नहीं करा तो परिणाम उसके 5% का अंतर नहीं डालेंगे, वो जमीन आसमान का अंतर डालेंगे। और ज्यादातर लोगों की समस्या ये है, काम को पूरे जोश खरोश से शुरू करेंगे लेकिन उसको पूरा करने तक उनका जोश ठंडा हो चुका होता है। बहुत सारे ऐसे काम है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, ये आम समस्या है लोगों की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिनिशर बनना पड़ेगा। लास्ट तक भी जाके ढीला, जब तक मैं उसको अंजाम नहीं दे दूंगा तब तक आप ढीले नहीं पड़े, ये प्रण लेना पड़ेगा। हम डायमंड शिप की दौड़ में चलते हैं, सिल्वर पे देखो आप में कितना उत्साह था, गोल्ड पे देखो कितना उत्साह था। उसके बाद मैं कई लीडर को देखता हूँ वो पता नहीं किस कंफर्ट जोन में, किस गलतफहमी का शिकार है और कुछ दिन में गलतफहमी दूर हो जाती है। भाई साहब हम डायमंड बनने आए थे और वो जोश जुनून डायमंड शिप तक ही चाहिए। मैं तो स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसी अंदाज में काम करता हूँ। मैंने अपने महागुरु जी लोगों को इसी अंदाज में काम करते देखा है। डायमंड शिप के बाद आप फ्री हो, बिल्कुल आजाद हो और खूब आनंददायक जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है। टाइम फ्रीडम भी होगी, मनी फ्रीडम भी होगी, घूम लेना फिर लेना, लेकिन तब तक आप सीरियसली काम कर लें, ये निवेदन मेरा जरूर है। और यही बुक ये बोलना चाह रही है, आपको इस प्रलोभन से जूझना होगा, लालच से जूझना होगा, आपको खुद को लगातार विवश करना होगा, इस स्वाभाविक प्रवृत्ति का प्रतिरोध करना होगा और काम में काम को पूर्णता तक ले जाना होगा। ये बीच में ढीला पड़ने की स्वाभाविक आदत है हमारी, इसका विरोध करना पड़ेगा लगातार। इस लालच से जूझना पड़ेगा। जब ऐसा लालच आता है ना मन में, अरे हो तो रहा है ये काम, लेफ्ट में कर रहा है तूफान सिंह और राइट में कर रहा है बलवान सिंह, तो मेरी क्या जरूरत है, मैं थोड़ा सो ही लूं, मैं अभी पुराना ही वो काम सुधार दूं अपना, है ना। और पता लगा वो बलवान सिंह और तूफान सिंह का दम निकल गया तब तक। अरे आप उनसे ज्यादा अनुभवी हो भाई, आपके रोल वो नहीं कर सकते, आप उनके साथ तो खड़े रहो, कर तो वही देंगे, लेकिन आपके रोल को आप जागो। ट्रेनिंग में देख लूं तूफान सिंह और बलवान सिंह गए हैं तो मैं घर में घुस जाता हूँ, वो तो दोनों जा ही रहे, हर बार जा रहे। तो अब समझो इस बात को, ये इस प्रलोभन से बचा लो खुद को, फिनिश होने तक ढीला नहीं पड़ना। आप समझो इस बात को, आगे लिखा गया है, देखो कितनी अच्छी बात है, इससे समझो आप। एक चीज होती है हमारे मस्तिष्क से, जब हम किसी काम को पूरा करते हैं तो हमारा मस्तिष्क एक खास तरह का रसायन सिक्रीट करता है हमारे ब्लड में, उसको बोलते हैं एंडोर्फिन्स। और वो एंडोर्फिन्स जब हमारे रक्त में मिलता है तो हमारे रक्त में स्फूर्ति, शांति और खुशी का संचार होता है। तो जब हम काम की, और ये बात आपने भी अनुभव करी होगी, और जितना मुश्किल काम होता है, जितना बड़ा काम होता है, हम उसे कंप्लीट करते हैं, उतनी ज्यादा खुशी का अनुभव होता है, तो उतना ही ज्यादा एंडोर्फिन्स का प्रभाव मस्तिष्क सिक्रीट कर देता है हमारे ब्लड में, और ये बार बार होता है। और अगर हमें बार बार इस एहसास को करते रहते हैं तो ये फिर हमारी आदतों में शुमार हो जाता है और हमें इसकी आदत पड़ जाती है एंडोर्फिन्स की, खुशी पाने की। और खुशी पाने के लिए हम फिर काम को फिनिश करने की आदत डाल लेते हैं और काम फिनिश करना हमारे लिए मुश्किल। आप, ये इत्तेफाक नहीं है कि सुरजीत महागुरु जी की टीम में हमेशा ही टारगेट होते हैं, हमेशा बेस्ट परफॉर्मर रहते हैं। मैं करूं तो, मैं नहीं करूं तो बिट्टू जी कर देते हैं, बिट्टू जी नहीं करे तो प्रशांत जी कर देते हैं। ओवरऑल सुरजीत गुरु जी का तो एंडोर्फिन्स का प्रभाव यही चलता रहता है। अब इस नौबत में हमें आना है, हमें ये फिनिशर बनना है, क्योंकि ये हमसे चल रहा है। अगर ये किसी और से चल रहा हो तो फिर महागुरु जी हर बार क्यों टॉप कर जाते हैं? वो इसलिए कर जाते हैं क्योंकि वो अपना कमिटमेंट हर बार याद रखते हैं, तो कोई ना कोई जरिया बन ही जाता है। तो आपके पास भी टीम है, आपके पास भी लोग हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। इसके विपरीत भी एक खतरनाक बात है, टाल मटोल का भी दर्द होता है। कुछ लोगों को जो टाल मटोल की आदत होती है, आप देखना वो सुखी नहीं मिलेंगे आपको, लोग वो परेशान ही मिलेंगे। तो टाल मटोल, जैसे प्रकृति या नेचर में ये सिस्टम है, स्फूर्ति आती है, खुशी मिलती है काम को कंप्लीट करने से, इसके विपरीत काम को अधूरा छोड़ने से निरंतर हमें निराशा और ये चिड़चिड़ा और तनाव ये भी होता है। तो आप तय करेंगे कि हमें कौन सी चीजों की अधिकता अपने जीवन में करनी है। तो काम को आप फिनिशर बने, आप अंडरलाइन कर लो इस बात को, हमें हर चीज को फिनिश करने से पहले छोड़ना नहीं है।
कोई भी चीज आपको इतनी तेजी से पैसे, अगला जो है, अगली चीज है स्कोर कार्ड तैयार करें, पैमाना तैयार करें और समय सीमा तैयार करें हर काम की। उससे पता लगेगा हम कहाँ जा रहे हैं और हमें क्या करना है। कोई भी चीज आपको इतने पैसे में इतनी तेजी से तरक्की नहीं दिलाएगी जितना कि विश्वसनीयता। इस बात को भी आप समझो, विश्वसनीयता सबसे ज्यादा जल्दी सफलता दिलाएगी। गुरु जी अभी हमारे पास 9 मिनट हैं और मैं सोच रहा हूं अभी हम और 9वें चैप्टर पे हैं हम, तो 10 चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं गुरु जी, और एक मीटिंग में और बाकी हूं। कोई भी चीज आपको इतने पैसे नहीं दिला सकती जितनी तेजी से तरक्की नहीं दिला सकती जितना की दिला सकती है विश्वसनीयता। आप किसी की विश्वसनीयता के पात्र बनो, आप लोगों के विश्वसनीयता के पात्र बनो, लोग आप पे विश्वास करें। समय से, जिम्मेदारी से कार्यों को पूर्ण करने से आपकी विश्वसनीयता बन जाती है। मैं अगर अपने बिजनेस की बात करूं तो हमारे अपलाइनों की नजर में, हमारी टीम की नजर में हमारी विश्वसनीयता बन जाती है अगर हम समय से सारी चीजों को पूरा कर देते हैं। समय सीमा के तहत काम को पूरा करने के लिए हर दिन और हर घंटे काम करना पड़ेगा। ये और समझ लो आप, ये बहुत खास बात है। ये नहीं कि मतलब समय सीमा लास्ट में दौड़ेंगे। आगे बताया गया है हाथी को कैसे खाया जा सकता है, इतना बड़ा होता है हाथी। तो जवाब है एक एक निवाला। हाथी को भी ऐसे ही खाया जाएगा, एक एक निवाला, ये कोई तरीका नहीं हो। बड़े लक्ष्यों को भी ऐसे ही पाया जाएगा, एक एक मिनट एक एक घंटा करके काम। तो आप इस चीज को समझ लो। आगे बताया गया है चवन्नियां बचाएं, रुपया अपनी परवाह खुद कर लेगा। छोटे छोटे लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें, बड़े लक्ष्य अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। छोटे छोटे लक्ष्यों की चिंता करो, चवन्नियों की चिंता करो, रुपया अपनी चिंता खुद कर लेगा का मतलब है छोटे छोटे लक्ष्यों के प्रति जागरूक रहो, बड़े लक्ष्य तो खुद हुए मिलेंगे फिट। लेकिन अगर छोटे लक्ष्य फॉलो नहीं करे बड़े लक्ष्य ढह जाएंगे, आप ये समझो। फिर बड़े लक्ष्यों की कल्पना गलत ही कर रहे हैं हम लोग। 10वां अगला चैप्टर है राह की बाधाओं को हटा दे। आपके हिसाब से हार मानने वाले लोग अपने लक्ष्य को हासिल करने से पहले कितनी बार कोशिश करते होंगे, ये सवाल है। तो जवाब भी मैं बता दूं जो बुक में लिखा हुआ है, औसतन एक बार से भी कम। इस बात का क्या मतलब है, लोग मतलब एक बार भी प्रयास नहीं करना चाहते। मतलब कुछ लोग तो विचार आया, लक्ष्य बनाया और एग्जीक्यूट करते ही नहीं, उससे पहले ही डर जाते हैं यार फेल हो जाऊंगा, करता नहीं। तो एक का भी एवरेज नहीं आ रहा, लोग एक बार भी नहीं आ रहे मतलब मैदान में, एवरेज ही आ रहा है, एक से भी कम बार फेल होना पसंद करते हैं। और ज्यादातर लोग पहली कोशिश करने से पहले ही हार मान जाते हैं। और हम बात कर रहे हैं हमारा देश विश्व शक्ति बनेगा, आप कंपेयर करो हम अपने समाज से जाने क्या क्या उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन लोग एक बार भी नहीं करना चाह रहे कोशिश, क्योंकि पहले से ही डर जाते हैं। और आगे बताया गया है असफलता और अस्थायी पराजय को उस सफलता की कीमत माने जिसे आपको अनिवार्य रूप से हासिल करना है। जिस सफलता को, दोबारा सिंपल भाषा में बता रहा हूं, जिस सफलता को आप अनिवार्य रूप से हासिल करेंगे ही करेंगे, असफलता तो उसकी राह में आने वाला एक तरह का मूल्य है जो हमें चुकाना ही पड़ेगा। ये मतलब कोई नई बात नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये जीवन में आ रही है तो घबराने की बात नहीं है, ये हर सफल व्यक्ति के जीवन में आई है। इसको आप उस सफलता का मूल्य मान लो, ये तो भैया चुकाना पड़ेगा। 1 2 3 4 बार सफलता आ रही है तो ठीक चल रहा हूं मैं, सफलता मुझे हर हाल में मिलेगी, ये तो मैं मूल्य चुका रहा हूं। ऐसे समझ लो आप इस चीज को। असफलता ज्यादा समझदारी से दोबारा शुरुआत करने का अवसर है, दोबारा समझदारी से दोबारा शुरू कर सकते हैं, इससे ज्यादा सफलता का कोई वजूद नहीं है। दोबारा दोबारा ज्यादा समझदारी से शुरू करने। आगे बताया गया है समाधान केंद्रित लोग जो होते हैं वो समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जरूरी कदम उठाते हैं, और दूसरे लोग होते हैं समस्या केंद्रित लोग। समस्या केंद्रित लोग समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं और दोषारोपण करने में ही समय बिता देते हैं। अब आप हम देखें कौन से में होना चाह रहे हैं, वो समाधान की बात करेंगे और वो असफलता की बात करेंगे, मतलब वो समस्या, और वो दूसरों को दोषी ठहराएगा, खुद को नहीं। वो जाने जाने वो समस्या केंद्रित व्यक्ति होता है। आगे बताया गया है जो समस्या केंद्रित लोग,
एलियाहू गैलार्ड, गोल, बुक का नाम है द गोल। अड़चनों का सिद्धांत भी पढ़ लेंगे आज हम। अड़चनों का सिद्धांत ये बोलता है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में हमेशा कोई ना कोई अड़चन रहती है, किसी भी लक्ष्य को, डायरेक्ट सेलिंग की नहीं। कुछ लोग डरा देते हो, अरे इतनी दिक्कत आ रही है तुझे, तो मैं बता दूं 8 लाख रुपए महीना का कोई और काम कर लेना, इससे 20 गुनी दिक्कत ना आ जाए तो नाम बदल देना आप, मेरा दावा है इस बात का। अरे 8 लाख रुपए महीना काम में इन दिक्कतों से अड़चन को हम, अड़चनों के सिद्धांत को समझो आप पहले, आज पूरी पूंछ उखाड़ेंगे हम इन अड़चनों की। अड़चनों के सिद्धांत बोलता है, ये एलियाहू गोल्डरैट ने अपनी बुक में लिखा है अड़चनों का सिद्धांत, इस थ्योरी ऑफ कंसिस्टेंस, इनमें लिखा है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में हमेशा कोई ना कोई अड़चन आती रहेगी, आप इसे तत्काल सटीकता से पहचान ले, फिर समूची ऊर्जा इस प्रमुख अड़चन को खत्म करने पे लगा दें। ये है तरीका। अड़चन का सिद्धांत ये बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा कि अड़चनें नहीं आएंगी इस जीवन में, अड़चनें आएंगी, जैसे ये अड़चन आए उससे तेजी से हल करने पर दम लगा दो पूरा, और आपने जितनी जल्दी उसको हल कर लिया ये आपकी सफलता तय करेगा, और जितने आप उससे डरते रहे, भागते रहे, परेशान होते रहे, उतनी ये सफलता आपसे और दूर हो जाएगी। तो अड़चनों का सिद्धांत ये बोलता है भीतरी अड़चन बनाम बाहरी अड़चन। भीतरी अड़चन होती 80% तो भीतरी अड़चन है हमारी, और बाहरी अड़चन केवल 20% होती है। और लोग, एक इसमें बताया गया है कौन सही है के बजाय क्या सही है पर ध्यान करो और तुरंत अड़चन का समाधान हो जाना संभव है। पहले हम बोलते कौन सही है, किसने किया, क्यों किया, कौन गलत है, किसने, कौन सही है, कौन सही है नहीं, क्या सही है पे बात करो, कौन का मुद्दा नहीं है, और देखो अड़चनें दूर होती चली जाएंगी। तो अड़चनों से डरने के बजाय आज के बाद आप अड़चनों के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अड़चनों का सामना करने की कोशिश करेंगे। साथियों, हमारे भी आज की जो मीटिंग है 2 मिनट रह गए। आज बहुत अच्छा डिस्कशन हमारे बीच में हुआ है। मैं ग्रेट महागुरु जी से निवेदन करूंगा, महागुरु जी वैसे तो 10 सवाल लगभग पूरा हो गया मेरे, और थोड़ा बहुत रह रहा है। अब आपका अगर निवेदन हो तो मीटिंग को यहाँ समाप्त कर दे, और आपका अगर, ये सारी बातें हमने सीखी हैं, आप इस चीज को समझ लो, और सीखी हुई इस असहायता की भावना को हम दूर कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट है, इसका इलाज है। तो इसका जो मूल उपचार है, डर व शंका का मूल उपचार है साहस और आत्मविश्वास। तो साहस और आत्मविश्वास को डेवलप करें तो ये चीजें अपने आप दूर हो जाएंगी। अच्छा, वो कैसे होगा उस पर भी थोड़ी बात हम करेंगे, कैसे साहस डेवलप होगा और कैसे आत्मविश्वास। मोटे तौर पे चलो बता देता हूं, ये होगा माहौल से, माहौल बदलने से, संगत बदलने से। हम साहसी और आत्मविश्वासी लोगों में रहना शुरू कर दें, अच्छी बुक पढ़ना शुरू कर दें, अच्छी ट्रेनिंग्स लेना शुरू कर दें, हमारे अंदर साहस पैदा हो जाएगा। और जैसे हमने ये नकारात्मक भावनाएं सीखी हैं, ऐसे ये दोनों सकारात्मक भावनाएं भी हम सीख सकते हैं, साहस भी सीख सकते हैं और आत्मविश्वास भी सीख सकते हैं। आगे बताया गया है पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मार्टिन सेलिंगमैन ने एक 25 साल तक एक अध्ययन किया, और उसमें बताया कि ये 80% लोग सीखी हुई असहायता के शिकार हैं, लर्न हेल्पलेसनेस के शिकार हैं 80% लोग। इस बात को आप समझो, ये पूरा उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप इसको मेरे शब्द नहीं समझे, ये बहुत महान लोगों के 25-25 साल के अनुभव कह रहे हैं कि 80% लोग तो वो सीख के ही असहाय बने पड़े, नाटक कर रहे हैं असहाय होने का, मतलब उनको लग रहा है सच में ही, लेकिन वो उन्होंने सीखी है जहां तहां से, सुन सुन के, सोच सोच के, टीवी देख देख के, आलतू फालतू कचरा दिमाग में भर भर के सीख ली, और असहाय बने पड़े, जबकि है नहीं। ये 25 साल के अनुभव में डॉक्टर मार्टिन सेलिंगमैन ने ये लिखा है ऐसा। तो आप समझो इस बात के कितने बड़े महत्व है, और हम कहीं ना कहीं ऐसी का तो शिकार नहीं है। खुद का मूल्यांकन करने का आज सबसे अच्छा दिन है। आगे बताया गया है एक और बाधा है, 2 तो ये बाधा होगी, एक और बाधा है आरामदेह दायरा, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन में कुछ लोग तो घुसे रहते हैं पहले ही, कुछ लोग बीच में घुस जाते, कोई कभी भी घुस सकता है।
और ये कंफर्ट जोन भी बाधा है। आगे बताया गया है, अच्छा अगर ये दोनों मिल जाए ना भाई साहब, मतलब सीखी हुई असहायता और कंफर्ट जोन, तो गुरुजी ये लाइन लिख रही है उस बुक में कि उस आदमी का कुछ नहीं कर सकता कोई। अगर ये दोनों एक जगह मिल गई ना, सीखी हुई असहायता मिल गई और ये मिल गई आरामदेह दायरा, उस आदमी का तुम कुछ नहीं बना सकते। कोई दुनिया में कोई ताकत नहीं कि उसका कुछ करवा दे, वो ऐसे ही फेलियर ही मरेगा, ये तय है। तो आप मूल्यांकन करें अपना और अपनों का, कि कोई ऐसे तो लपड़े में नहीं फंसा पड़ा जो जिंदगी खराब कर रहा हो अपनी। समझो इस बात को। बिजनेस तो चलो डायरेक्ट सेलिंग ना करे, कुछ और कर ले महाराज, पर इसमें तो इस चीज को तो समझ लो, ये बहुत गंभीर विषय है। और डायरेक्ट सेलिंग में भी आ गए हो इस, तो कहीं ना कहीं इतनी फेलियरों की फौज जो ये घूम रही है ना, इनसे इन सवालों को कोई कर लेना, बोले मैं रूबी से मेरे चेक नहीं आ रहे थे रूबी पे, तू आरामदेह दायरे में घुस गया होगा, कंफर्ट जोन में घुस गया होगा, तो इसलिए नहीं आ रहे होंगे। इसके अलावा कोई कारण नहीं मिलेगा साथियों, ये बात बिल्कुल तय है। और आज महागुरु जी का आशीर्वाद से हमें तो पता लग गई, अब हमने जानी और इस काम ने जानी, हम करके दिखा देंगे। तो आगे बताया गया है इसमें, समस्या का विश्लेषण करें। एक एग्जाम्पल लेते हैं, समस्या है हमारी आमदनी दुगनी नहीं हो पा रही, एक ये समस्या है, तो कैसे करना है विश्लेषण, देखें इसका विश्लेषण करें। क्या प्लान नहीं हो पा रहे ज्यादा, क्या सेल क्लोज नहीं हो पा रही, प्लान हो रहे तो, क्या वो डाउन में हो रहे हैं ज्यादा प्लान, या सिस्टम से हम सही नहीं जोड़ पा रहे, भाई प्लान हो रहे डीडीबी आ रही है लेकिन डुप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा, या हम उन्हें कोर नहीं बना पा रहे। समस्या की जड़ में जाने की जरूरत है, भागने की जरूरत नहीं है समस्या से। और कुछ लोग बोले समस्या की भागो भागो भागो, भागना नहीं है, समस्या की जड़ में जाओ, उसकी पूंछ उखाड़नी है। लीडर है हम, सफल होने आए भाई, लोगों को सफल बनाने आए। समस्या जो भी हो तत्काल कार्य योजना बनाने से सुलझ सकती है, ऐसी कोई समस्या नहीं जो सुलझ ना सके, उस पर बिना देर करे तत्काल कार्य योजना बनाओ। और अगर मैं नहीं बना पा रहा तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने अपलाइन बड़े काबिल काबिल लीडर हमारे महागुरु जी लोग हैं, वो किस लिए हैं, वो बनवाएंगे। लेकिन समस्या को रखो और उसका समाधान करो और आगे बढ़ो, समस्याओं में उलझना नहीं है। गहराई तक ड्रिलिंग करने की जरूरत है, बहाने की नहीं। सही है जी, जड़ में घुस जाओ, ड्रिल कर दो जड़ में उसकी समस्या की, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। मैं एक लीडर अगर ऐसा मैं सुनता आया हूं, बोल रहे कि ये तो ऐसे लोगों का काम है, ये तो वैसे लोगों का काम है। एक आदमी बोलता है ये तो पैसे वालों का काम है, और एक आदमी हमसे बोलता था कि ये तो बिन पैसे वालों का काम है। एक आदमी मुझसे बोल रहा था ये तो सरकारी नौकरी वालों का काम है, और एक आदमी ये बोलता था, बोले ये उस आदमी का काम है जिसपे कोई नौकरी वोकरी ना हो। तो जितने मुंह उतनी बात है भाई साहब, मैं सैकड़ों गिनवा दूंगा, नाम लेकर बता दूंगा कौन किसकी टीम में कहा किसने हमें क्या जवाब दिया था। ये जो बात अब आ रही है ना निकल के, ये मेरे सामने सुरजीत महागुरु के सामने हजार हजार बार आ चुकी, और ये गलत साबित है, ये हम साबित कर सकते हैं उदाहरणों से। इन धारणाओं का गुलाम बन के मत बैठो आप लोग, अपने अंदर झांको, समस्या की जड़ में जाओ, समाधान करो, आगे बढ़ो, इतिहास रचो, नाम करो, इस चीज की जरूरत है। तो साथियों आज का तक का जो टॉपिक मैं मान के चल रहा था, महागुरु जी की कृपा से, आशीर्वाद से, आप सब लोगों के सहयोग से इतना ही था।